क्या आप जानती हैं कि हमारी ज़मीन गर्म क्यों हो जा रही है? क्या आपको मालूम है कि दुनिया में इतना बीमारी और वायरस क्यों पनप रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि पहले के मुकाबले में आज इतना क्यों गर्मी हो रहा है और मुसलसल ये गर्मी क्यों बढ़ रहा है? तो अगर आप नहीं जानते इन सब के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो भी क्लास 10 के तालिब इल्म होंगे, विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस वीडियो से वो नॉलेज भी हासिल कर लेंगे और इसके अलावा अपने एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी कर लेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक नए वीडियो और धमाकेदार वीडियो में आपका तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल है। तो उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड मैट्रिक जो 2026 में होने वाला है उसकी भरपूर तैयारी करने वाले हैं और उसका चैप्टर 6 जिसका नाम है आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग जानने वाले हैं और तमाम सवालात का जवाब आपको बताने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आप देख लेंगे, इस चैप्टर से जितने भी सवालात आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते होंगे उन सवालात का पूरा जवाब आप सटीक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, तालीम का पहला वसूल यह है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। यानी तालीम का जो सबसे पहला वसूल होता है, पहला कानून होता है, वो ये होता है कि अपनी आवाज़ को क्या कर नीचे रखें और जो भी अल्फाज है उसमें एहतराम बरतें, एहतराम को पैदा करें। तो इसीलिए कहा जाता है कि इल्म एक नूर है जो दिल को जिला देता है। इल्म एक नूर है जो दिल को जिला देता है, नक्शे बातिल को हर तरह जहल को मिटा देता है, लज्जत इश्क से आलम को शिफासा कर दे, आदमी को सही इंसान बना देता है, आदमी को सही इंसान बना देता है। तो आइए हम लोग जल्दी से इस फटाफट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पूरे मुकम्मल वीडियो को हम लोग देखते हैं और लाइन बाय लाइन इस सबक को हम लोग ख़त्म करते हैं। सबसे पहले आप कॉपी कलम निकाल लें और कॉपी कलम निकालने के बाद आप सबसे पहले इमला लिखें और इमला लिखने के बाद ही इस चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। तो जल्दी से आप तैयार हो जाएं और जल्दी से आप इमला लिखें ताकि आपका इमला बिल्कुल अच्छे तरीके से सुधर जाए। जल्दी से लिखिए, हम बोल रहे हैं, जल्दी से कॉपी कलम निकालिए और हम बोलते हैं, आप वीडियो को रोक रोक करके एकदम इत्मीनान सुकून के साथ एकदम अच्छे तरीके से लिखिए। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिए। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। यह ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। शुरू सुन लेंगे और ध्यान से मिलाएंगे। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। यह ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो यह बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो यह बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। ठीक है, आगे बोलते हैं। हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत मौजू है और मातदल है, इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे को मध्य लिखिएगा, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 बरसों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत
रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लिख लेंगे। और यहीं तक अभी आप का छोड़ते हैं इमला, फिर आप शुरुआत करते हैं पढ़ाई। यहाँ से आप मिलाएंगे ध्यान से और लाइन बाय लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझेंगे, ताकि आपका माइंड में, आपके जहन में एक भी सवाल छूट ना सके। और इस चैप्टर से जितना भी सवाल आपके एग्जाम में आए, पूरे धमाकेदार तरीके से आप बना करके आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो आज का मौजू है वो है आलमी हिद्दत, यानी ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग। क्या आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो इस वीडियो में पक्के तरीके से अगर पूरा देख लेते हैं तो अभी सवाल का जवाब ना बता पाएँ, लेकिन आखिरी अगर देख लीजिएगा तो आखिरी तक आप पूरे सवाल का जवाब पूरा मुकम्मल बताइएगा, यह हमारा गारंटी है। डंके के चोट पे कहते हैं, पूरा अगर वीडियो देख लेते हैं तो इसके अंदर से एक भी सवाल आपके जहन से गायब नहीं हो सकता है, आपके जहन से भूल नहीं सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप मिलाइए और सुनिए ध्यान से, हम पढ़ते हैं, आप सुनिए और मिलाइए ध्यान से। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जिस ज़मीन पे रहते हैं, जिस पृथ्वी पे रहते हैं, वो एक क्या है? तो सैयारा है। आपको बता दें सैयारा किसे कहते हैं। तो आपको इस तरीके से, इससे पहले एक चीज़ और को मालूम होना चाहिए कि देखिए, दो चीज़ होता है, एक होता है सैयारा और दूसरा होता है सितारा। क्या होता है? तो सितारा। अपने ज़बान से बोलेंगे, पहला होता है सैयारा और दूसरा होता है सितारा। यानी सैयारा किसे कहते हैं? तो वह चीज़ जो खुद से रोशनी ना दे। सितारा किसे कहते हैं? आपको बता दें कि सितारा उसको कहते हैं, वो चीज़ होता है जिसका खुद का रोशनी होता है। जो खुद रोशनी दे उसे क्या कहते हैं? सितारा कहते हैं। और जो जिसका खुद का रोशनी नहीं होता है, जो किसी से रोशनी लेके चमकता है, उसे क्या कहते हैं? तो सैयारा कहते हैं। सितारा में क्या हो जाएगा? तो सूरज हो जाएगा, जिसका खुद का रोशनी होता है। आप देखते होंगे कि जो बल्ब जलाते हैं, बल्ब वो अगर ऑन है, जल रहा है, तो उस समय वो सितारा काम करेगा, और जब नहीं जल रहा है, बंद है, तो वो समय सैयारा काम करेगा। खुद का रोशनी होना चाहिए। लेकिन सैयारा क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी हो जाएगा, जिसका अपना रोशनी नहीं होता है। कोई चीज़ हो जाएगा, जैसे किताब आपका हो गया, कलम हो गया, इसका खुद का रोशनी नहीं है, बल्कि रोशनी लेकर चमकता है, उसे सैयारा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सैयारा समझ में आ गया होगा। तो ज़मीन भी क्या है? एक सैयारा है। ठीक है, यह ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। यानी कहने का मतलब कि जो ज़मीन है, जो सैयारा ज़मीन है, वो सभी जानदारों के लिए बहुत क्या है? मुनासिब है, बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, या तो यह बहुत ही गर्म है या बहुत ही ठंडा। यानी दूसरा सैयारा है, पृथ्वी के अलावा बहुत सारा सैयारा है, बहुत सारा ग्रह है। जैसे आप देख सकते हैं, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है। इस तरीके से बहुत सारे ग्रह हैं। उन तमाम ग्रहों का जो माहौल है पौधों और जानवरों और इंसानों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही गर्म है या बहुत ही ठंडा है। हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत मौजू और मुअतदल है। यानी जो हमारे ज़मीन का जो दर्जे हरारत है बहुत मौजू है। मौजू मतलब होता है मुनासिब, और मुअतदल मतलब होता है बराबर। यानी हमारे ज़मीन का जो दर्जे हरारत है, टेम्परेचर है, तापमान है। दर्जे हरारत मतलब टेम्परेचर है, तापमान। जो हमारे ज़मीन का जो दर्जे हरारत है वो बहुत ही क्या है? मौजू है, यानी मुनासिब है, यानी ज़रूरी है, और मुअतदल यानी बराबर है, अच्छा है दम। इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। यानी ज़मीन का जो दर्जे हरारत, टेम्परेचर है, ये बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। इसीलिए यहाँ पे तरह तरह के पौधे भी, जानवर भी और इंसान भी पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत मतलब टेम्परेचर, हाँ, दर्जे हरारत मतलब होता है टेम्परेचर यानी तापमान, रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन का दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा का नाम यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। यानी इसमें कहने का मतलब यही है कि जो हमारे ज़मीन का जो दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी धीरे धीरे पिछले 30-40 वर्षों से रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे बढ़ रहा है। टेम्परेचर हाई हो रहा है। ज़मीन का जो दर्जे हरारत है यानी टेम्परेचर है, जिसमें औसत इजाफा जो हो रहा है, यानी जो भी दरमियानी इजाफा हो रहा है, औसत मतलब दरमियान होता है, बीच होता है, जो भी औसत, जो भी ज़्यादा इजाफा हो रहा है उसको माहिरीन जो माहौलियात हैं, यानी जो माहिरीन लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो माहिर लोग हैं, वो लोग क्या कहे हैं कि इसमें तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा का नाम यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिए हैं। यानी तमाज़त मतलब होता है गर्म और अर्ज़ी मतलब होता है ज़मीन, याद रखिएगा। यानी गर्म ज़मीन जो हो रहा है इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम दिए हैं, क्योंकि ज़मीन गर्म हो जा रहा है। आखिर क्यों ज़मीन गर्म हो रहा है, इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे।
ध्यान से मिलाइएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पर है, पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फिक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादले ख़यालात हुए और इससे मुदाफ़ात यानी बचने के लिए कई अहम अक़दाम यानी कदम इन ममालिक में यानी मुल्क में, देश में लिए जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से, पिछले बीते हुए 10 वर्षों से इस ग्लोबल वार्मिंग का बहुत जिक्र भी हो रहा है और चर्चा भी हो रहा है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत ही संगीन आलमी मसला है, पूरे दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए ये एक मसला बन चुका है, एक चैलेंज बन चुका है। दुनिया के सारे साइंसदान यानी दुनिया भर के तमाम जितने भी साइंसदान हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं यानी वैज्ञानिक हैं, उन तमाम साइंटिस्ट ने, उन तमाम साइंसदानों ने इस मसला पर बहुत फिक्रमंद किया है, बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी बड़े बड़े जो जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, उन तमाम देशों के जितने भी साइंसदान हैं वो सब के दरमियान, वो सब के बीच में काफ़ी तबादला ख़यालात हुआ, काफ़ी एक ख़यालात का तबादला, लोग बैठ करके आपस में इसके बारे में मशवरा किए और इससे मुदाफ़ात के लिए, बचने के लिए अहम कदम उठाने के लिए विचार किए हैं। अहम कदम उठाने के लिए विचार करते हुए ममालिक में उस कदम पर काम किया जा रहा है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारे ज़मीन का दर्जे हरारत क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। यानी ये सवाल पैदा होता है कि जो हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर है यानी दर्जे हरारत आखिर क्यों बढ़ रहा है, आखिर ग्लोबल वार्मिंग का वजह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, आखिर इसका बढ़ने की वजह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर है, उसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ हैं, यानी कुछ काम है। सरगर्मियाँ मतलब काम, जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारे ज़मीन का जो दर्जा हरारत है इसके बढ़ने के पीछे अहम जो वजह है वो हम सब के इंसानों के कुछ काम हैं, कुछ गलतियां हैं, जिनको साइंस की ज़बान में क्या कहा गया, तो ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहा गया, यानी ग्रीन हाउस गैस कहा गया है। यानी ग्रीन हाउस गैस किसे पड़ रहा है, इसमें कौन कौन गैसें आती हैं, इसमें आगे देखेंगे। इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इसके पीछे है कल कारखानों और मोटर गाड़ियों के इजाफे। यानी कल कारखाना जो होता है, फैक्ट्री जितनी है और मोटर गाड़ी जितना है वो सब में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है और जंगल को बेतहाशा काटा जा रहा है, जिसकी वजह से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। आगे देखेंगे, बिल्कुल मज़ा आने वाला है इस वीडियो को जानते हुए। आगे देखिएगा, मिसाल के तौर पर आब खरा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2, ओजोन वगैरह। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला में 31% और मीथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। यानी कहने का मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसों में ये सब गैसें आती हैं, यानी आब खरा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन वगैरह वगैरह बहुत सारी गैसें इसमें आती है। जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले के मुकाबले में कितना फैल रहा है, तो 31%, कितना 31% फैल रहा है। और जो मीथेन गैस है वो 149% फैल रहा है, ज़्यादा पैदा हो रहा है। अगर आपके एग्ज़ाम में सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। एक इसका ट्रिक बताएं, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना फैल रहा है, 31%, यानी बड़ा नाम है लेकिन छोटा धमाका, यानी बड़ा पैकेट छोटा धमाका। और मीथेन गैस जो है ये छोटा नाम है लेकिन बड़ा धमाका। देखिए, छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका है, यानी बड़ा नाम छोटा धमाका और छोटा नाम बड़ा धमाका। देखिए 149% फैल रहा है, कौन, मीथेन गैस, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना फैल रहा है, तो 31%, बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, मीथेन गैस जो है वो कैसे फैल रहा है, तो धान के खेत और गाय भैंस के जो गोबर है उससे ज़्यादा ये गैसें निकलती है। कौन गैस, तो मीथेन गैस। ये हमेशा पूछता है कि मीथेन गैस कहाँ से निकलती है, याद रखिएगा धान के खेत से निकलती है और इसके अलावा गाय भैंस के जो गोबर होता है उससे ये ज़्यादा निकलती है। आगे देखेंगे, हमारी ज़मीन पर
आफताब, आफताब मतलब सूरज की जो शाआएं आती हैं, शाआएं मतलब होता है किरण, उसकी जो प्रकाश है वो आती है, वह उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती हैं और उसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसके दर्जा हरारत बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन पे जो भी सूरज की किरणें आती हैं उसे उस सूरज की किरण को हमारी ज़मीन जज्ब कर लेती है, यानी एक्सेप्ट कर लेती है, ले लेती है, अपने पर समाहित कर लेती हैं। और जैसे कर लेती हैं तो धीरे 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 सूरज में इतना गर्मी है, इतना तपिश है कि वो ज़मीन भी क्या हो जाता है, उस तपिश से गर्म हो जाता है। यानी ज़मीन का जो माहौल है गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ में कहें तो हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर है, दर्ज हरारत है, ये क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्ज हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो जाए। यह बहुत तशवीशनाक बात है। यानी कहने का मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं इनका ख्याल है कि जो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत है पिछले 100 वर्षों में तकरीबन कितना बढ़ गया है, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। कितना बढ़ गया है, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा, हर एक साल ये सवाल एग्जाम में पूछता है, इसको एक नंबर में याद रखिएगा। एक नंबर में हमेशा सवाल पूछता है कि ज़मीन का दर्जा हरारत कितना बढ़ गया है पिछले 100 वर्षों में, तो तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस। अगर यही हालत रही, अगर यही बात रहा कि हमेशा बढ़ता रहा, प्रतिदिन बढ़ता रहा, हर एक साल बढ़ता रहा, तो इस बात का इम्कान यानी मुमकिन है कि 21वीं सदी में जो ज़मीन का दर्जा हरारत है वह 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो जाए, यानी बढ़ जाए, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। आगे देखेंगे, आगे देख सकते हैं यहाँ पर है, ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तौदे तेज़ी से पिघलते हैं। उसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्षिणी साहिली इलाके, मालदीव वगैरह भी क्या हो सकते हैं, तो डूब सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो ज़मीन का दर्जे हरारत है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से समुद्री बर्फ़ के जो बड़े बड़े तौदे हैं, बड़े बड़े जो पत्थर है, वो तेज़ी से क्या हो रहा है, तो पिघल रहा है, और तेज़ी से पिघलते पिघलते समुद्र में जा रहा है, और समुद्र में पानी बनकर जैसे जा रहा है तो पानी की सतह तेज़ी से क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। पहले ही समुद्र में पानी है और पानी अलग से बर्फ़ पिघलते हुए आ जाए तो और बढ़वे ना करेगा, इसीलिए तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए माहिरीन जो माहौलियात हैं, यानी बड़े बड़े जो लोग हैं, जो माहिर लोग हैं, उनका ख्याल है कि इस तरीके से अगर चलता रहे, पानी बढ़ता रहे, तो उसकी वजह से कई जजीरों को, यानी कई हिस्सों को हमेशा के लिए डूब जाने का अंदेशा है, हमेशा के लिए डूब जाने का इम्कान है। तो पड़ोसी जो मुल्क है, कौन कौन डूबेगा, कौन कौन देश डूबेगा, तो पड़ोसी जो मुल्क बांग्लादेश है इसका कुछ हिस्सा डूब जाएगा, और हमारे देश भारत का जो दक्षिणी साहिली इलाका है, यानी दक्षिण में जो जुनूबी किनारा है, दक्षिण में जो इलाका है जैसे मालदीव वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। आगे देख सकते हैं, इससे क्या हमको घाटा हो सकता है, इससे क्या हमको नुकसान हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग, तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीलियां आती जा रही है। मौसमों के मुअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके बरअक्स यानी उल्टा बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। तूफ़ान, सैलाब और कहत की कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस महलकों से बचने की तरकीबें और इक़दाम करने होंगे। यानी कहने का मतलब कि जो तमाज़त अर्ज़ी है, यानी जो गर्म ज़मीन है, तमाज़त मतलब क्या होता है, तो गर्म, और अर्ज़ी मतलब क्या होता है, तो ज़मीन। याद रखिएगा, जो ज़मीन गर्म हो रहा है, इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या हो रही है, क्या हो रहा है, इससे क्या खतरा हो रहा है, तो जो हमारी आबो हवा है, यानी पानी, आप मतलब पानी, हवा मतलब जानते हैं हवा, जो पानी और हवा है इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। देख सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं कि पहले का पानी कैसा था और आज का पानी कैसा है। पहले के लोग कुएं का पानी पीते, तालाब का पानी पीते थे, कल का पानी पीते थे, और बीमार भी उतना ज़्यादा नहीं होते थे। लेकिन आज देख सकते हैं, तालाब में कोई पानी पीता है? कहीं आप देखें तालाब में पानी पीते हुए? किसी को नहीं देखे हैं। किसी को कल से भी उतना ज़्यादा पानी लोग पीना छोड़ दिए। अब सिर्फ और सिर्फ आरओ का, फिल्टर का, पता ना कौन कौन पानी पीते हैं लोग। इस तरीके से पानी भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और हवा भी तब्दीली आ रहा है। उसके बाद देख सकते हैं,
देख सकते हैं यहाँ पर मौसमों के मुआयना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है, यानी मौसम में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। मौसम 4 महीना का होता था, लेकिन आज देख सकते हैं कि गर्मी कितना महीना होता है और ठंडा कितना महीना होता है, आप खुद देख सकते हैं। कई ठंडे मुल्कों में अभी अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है, यानी कई ठंडे जो मुल्क हैं इसमें भी अब गर्मी पड़ने लगी है। ठंडा ठंडा मुल्क वहाँ पे था, ठंडा ठंडा देश था, ठंडा ठंडा वहाँ पे पड़ता था, वहाँ भी अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। कई जानवर और पौधे दुनिया से क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। देख रहे हैं ना, परिंदे पहले ज़माने में दिखते थे, अब उतना कहाँ दिख रहे हैं। जानवर भी धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं। पूरे दुनिया में पूरी तरीके से पेड़ पौधे भी खत्म हो रहे हैं। उसके बरअक्स जब पेड़ पौधे खत्म होंगे तो जरासीम फैलबे करेगा, बैक्टीरिया वायरस पूरी तरीके से पनपे करेंगे। इसीलिए अगर इसको नहीं पनपना देना है, इसको फैलने नहीं देना है, तो आप क्या करिए कि आप पेड़ पौधा लगाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो परिंदे हैं उसकी देख रेख करिए और पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाइए, तो आप इससे क्या हो सकते हैं, तो बच सकते हैं, जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं तो वायरस पनप रहा है और ख़तरनाक बीमारियां भी आ रही हैं। अभी एक वायरस गया था, कोरोना वायरस, आप जानते ही हैं, उससे पूरा देश जूझता हुआ था, उससे पूरा देश पूरी तरीके से खौफजदा हो चुका था। तूफान, सैलाब और कहत की कसरतें, इन तूफान और सैलाब इस दुनिया में पूरा उमड़ रहा है, पूरी तरीके से आ रहा है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, पूरे दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए एक मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर, हर देश को अपने अपने तौर पर इससे बचने की तरकीबें और कदम उठाने होंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पर है, हमें अब इस खतरनाक मसला का मुकाबला करने के लिए गौर व फिक्र करना होगा। यह हमारे मुल्क के हर शहरी का फ़र्ज़ है कि जिस कदर मुमकिन हो उससे बचने के लिए तरकीब करें और हुकूमत के ज़रिए उसके लिए जो हिदायत दिए जाएँ उन पर अमल किया जाए। हुकूमत के मनसूबों में भरपूर ताउन किया जाए। यानी कहने का मतलब कि हमको सबको चाहिए, हम ही को नहीं चाहिए, आपको भी चाहिए, और जितने भी मुल्क तमाम जितने भी लोग हैं सभी लोग को चाहिए कि इस खतरनाक मसला से बचने के लिए हम कोई ना कोई काम करें, कोई ना कोई गौर व फिक्र करें। एक आदमी को करने से ये कुछ होने वाला नहीं है जब तक से सब आदमी मिलकर ना कर ले। एक आदमी अगर कुछ भी करे तो मुमकिन नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर पूरा मुल्क का आदमी, पूरे देश का आदमी, पूरे दुनिया का आदमी अगर एक साथ मिल करके पूरा काम करे तो वो काम जल्दी से हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि कम से कम पेड़ लगाएं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जा करके कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं ताकि आप इससे बच सकें। ठीक है, अगर पेड़ है तभी हम हैं, अगर पेड़ नहीं है तो फिर हम नहीं हैं। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। इसलिए आप जाकर के पेड़ लगाइएगा, हम भी पेड़ लगाएंगे और आप भी जाकर के पेड़ लगाइएगा। आगे देख सकते हैं, ये हमारे मुल्क के हर शहरी का फ़र्ज़ है, यानी जो शहर में लोग रहते हैं उस पर फ़र्ज़ है, कर दिया गया है कि जिस कदर मुमकिन हो सके उसे बचने के लिए तरकीब करे और हुकूमत के ज़रिए, यानी सरकार के ज़रिए जो हिदायत दिया जाता है उसको सख्ती से पालन करे, उस पर अमल करे और हुकूमत का जो मंसूबा है, हुकूमत का जो भी गाइडलाइन से इरादा है उस पर भरपूर ताउन करे, यानी मदद करें। ठीक है, यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हाँ, शहरी पे फ़र्ज़ है, देहाती पे नहीं, क्योंकि देहात में अभी भी पेड़ पौधा है, शहर में पेड़ पौधा कम है, इसीलिए शहर वालों को फ़र्ज कर दिया गया है कि जिस कदर हो सके पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाए और जीवन बचाए। आगे देख सकते हैं, इन हालात में हम लोग क्या करें, आखिर हम लोग को क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम क्या करें। तो देखिएगा, इन हालात में हमको क्या करना है, तो हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए, गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। एकदम बेशक ये सब होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए आपको इन तमाम कामों को पूरे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको करना होगा और संजीदगी से करना होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना होगा। क्या क्या करना होगा, तो हम लोग को चाहिए कि अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से लगातार बचाने की कोशिश करें कि हमारी ज़मीन गर्म ना हो, हमारी ज़मीन ठंडा रहे। आगे देखिएगा, दुनिया के जो बड़े और तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, जो मुल्क हैं, कौम हैं, उनको चाहिए, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी, चीन, जापान, जितने भी बड़े बड़े जो मुल्क हैं उन तमाम मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार को कम करना होगा, यानी फैक्ट्री वगैरह को कम बनाना होगा। इसके अलावा जो गाड़ी चलता है, जो पोल्यूशन गाड़ी फेंकता है, उस पोल्यूशन वाले गाड़ी को वहाँ पर चलाने पर पाबंदी लगानी चाहिए, उनको फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, जंगलों को कटने से रोकना होगा। आज जाके देखिए बड़े बड़े मुल्कों में जंगलों को काटा जा रहा है, तो जंगल को काटने
काटने से रोकना होगा, नहीं कटने देना होगा। अगर जंगल कटेगा तो ये मत सोचिए कि हम जंगल को काट रहे हैं, बल्कि जंगल आप काटिएगा तो वहाँ से जंगल कटेगा, लेकिन हमको वातावरण कटेगा, हम फिर ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो रहे, पेड़ पौधा रहे, तभी हम रह सकते हैं, हमारा जीवन पूरी तरीके से मुतय्यन हो सकता है। नहीं तो फिर वो नहीं रहेगा तो फिर हम भी जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पेड़ पौधे से आधारित हैं, पेड़ पौधे हमारे पर आधारित नहीं है। अगर पेड़ पौधे हैं तभी हम हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने देना होगा, यानी उनको काटना नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलानी होगी, यानी आंदोलन चलाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि आप पेड़ पौधे लगाएं और जीवन बचाएं। आगे देख सकते हैं, गैस फेंकने वाली जो गाड़ी है इसको सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगानी होगी, पूरी तरीके से रोक लगाना होगा। आगे देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, अब लास्ट चल रहा है, यहाँ पे देखेंगे कोयलों, लकड़ियों और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत यानी नेचर जो प्रकृति है इसके साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, यानी लकड़ी और कोयला जो है इसको कम से कम जलाना चाहिए। लकड़ी कोयला से कम भी जलता है, आज गैस आ चुका है, हर एक घर में गैस और हीटर जल रहा है, तो इसीलिए लकड़ी और कोयला को कम से कम जलाया जाए। अगर जल भी रहा हो तो उसको बंद कर दे, नहीं जलाया जाए। और हम लोग को फितरत के हिसाब से यानी नेचर प्रकृति के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से खुदा ने अहकाम दिए, हुक्म दिए, उन हुक्मों को पालन करना चाहिए, उन हुक्मों पर अमल करना चाहिए एकदम अच्छी तरीके से, सलीके से और तरीके से। आगे देख सकते हैं इसके बारे में क्या किया हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े लोगों ने, साइंसदानों ने इससे बचने के लिए क्या किया है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो देख सकते हैं सबसे पहला 2007 में कोयोटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज तैयार की गई जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हलफ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। इस तमाज़त यानी तमाज़त मतलब गर्मी को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्तहारात यानी कैलेंडर तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ़ के लिखी जिसमें लोगों को इसके ख़तरात, असरात और दफ़ा के तराकीब से रोशनास किया। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे बड़े लोगों ने, पूर्वजों ने यानी साइंसदानों ने इससे बचने के लिए कौन कौन सी कोशिशें की, क्या क्या की। 2007 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक मीटिंग हुआ था, कहाँ पे, तो कोयोटो में। 2007 में कहाँ मीटिंग हुआ था, तो कोयोटो में मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में क्या हुआ कि एक मुश्तरका दस्तावेज बनाया गया। मुश्तरका का मतलब होता है मिलता जुलता हुआ, यानी मिलता जुलता हुआ एक कागज़ बनाया गया, दस्तावेज बनाया गया। उस पर मुख्तलिफ यानी अलग अलग मुल्कों के जो नुमाइंदे लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, उन सभी ने दस्तखत किया और दस्तखत करने के बाद हलफ लिया यानी प्रण लिया, अहद किया कि हम लोग अपने मुल्क में जा कर के इस दस्तावेज के मुताबिक, इस कागज़ के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अमल करेंगे, अपने मुल्क के तमाम लोगों को अमल करवाने की कोशिश करेंगे। इस तमाज़त से यानी गर्मी से बचने के लिए, गर्मी को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिशें जारी हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के जो साबिक नायब सदर हैं, साबिक मतलब होता है पूर्व, नायब मतलब उप, सदर मतलब राष्ट्रपति, यानी पूर्व उप राष्ट्रपति जो थे जिसका नाम था अल गोरे साहब। ये कौन थे, तो अमेरिका के साबिक नायब सदर थे यानी पूर्व उप राष्ट्रपति थे, ठीक है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे, तो अल गोरे साहब। इन्होंने क्या किया, तो ये उपराष्ट्रपति होने के बावजूद भी क्या किए कि पूरे मुल्क में घूमे और पूरे मुल्क में घूम घूम करके ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर किए, भाषण दिए, और भाषण ही नहीं दिए बल्कि इसके अलावा इश्तहारात भी तकसीम किए, यानी कैलेंडर भी तकसीम किए, और इसके अलावा एक किताब भी लिख दिए ग्लोबल वार्मिंग पर, जिसमें लोगों से इसके खतरात यानी इसका खतरा क्या हो सकता है, इसके असर क्या हो सकता है और इसको दफ़ा कैसे किया जा सकता है, उसकी सारी तरकीबें उस किताब में लिख दिए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे। हम सब्सक्राइब के लिए नहीं कहते हैं, सब्सक्राइब आप करें या ना करें, हम पे फ़र्ज़ होता है, हम पे फ़र्ज़ है, हम अपने फ़र्ज़ को अदा कर रहे हैं। आपको पूरा टॉपर बनाने के लिए दिनों रात एक कर दिए हैं, वीडियो बना करके आपको दिखा रहे हैं, डाल रहे हैं और दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आप पर भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों में फैलाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आने वाला जो वक्त है 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड मैट्रिक का, इसमें 100 का 100 ठेक जाए एकदम पूरी तरीके से, समझ में रहे। इसलिए पूरे अच्छे तरीके से आप भी तन मन के साथ पूरी तरीके से इसमें लग जाइए और 100 का 100 नंबर ला करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखवाइए, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं, यहाँ पर है वो इतिहास के पन्ना नहीं बल्कि हमारे इतिहास के पन्ना है, ठीक है। आगे देखिए
27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बालोगयान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया। उस इतिहास में भी नाम लिखवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे इतिहास में भी। आप ऐसा काम करिए कि इतिहास बदल दीजिए पूरी तरीके से। जानते हैं ना, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, आपको मालूम ही होगा। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसीलिए आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि मेहनत का पसीना आ जाए और आप इतिहास बदलने पर मामूर हो जाइए, इतिहास बदलने के लायक हो जाइए आप। ठीक है, हमारी दुआ आपके साथ हमेशा है। तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों तक देख सकते हैं, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 और 31 दिसंबर, 5 दिनों तक 2008 ईस्वी में ही एक बालोगयान कांग्रेस हुआ था। ठीक है, बालोगयान यानी चाइल्ड साइंस कांग्रेस, ये एक कांग्रेस हुआ था, यानी एक जलसा हुआ था। कहाँ पे? तो नागालैंड के दीमापुर शहर में। कहाँ पर? नागालैंड के दीमापुर शहर में मुनाकिद किया गया था, सजाया और रचाया गया था। कब? तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। कौन से साल? तो 2008 में। कितने दिन चला था? तो 5 दिनों तक। कौन सा कांग्रेस? तो बालोगयान कांग्रेस। कहाँ चला था? तो नागालैंड के दीमापुर शहर में। बहुत अच्छा। तो जिसमें मेहमान खुशूसी के तौर पर साबिके सदर हिंद आलिमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदां जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। समझ रहे हैं? यानी मेहमान खुशूसी के तौर पर, खास मेहमान के तौर पर साबिके नायब सदर जो थे, साबिक मतलब पूर्व और सदर हिंद मतलब राष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति और आलिम गैर शोहरत याफ्ता ने पूरे मुल्क में जिसका चर्चा हो, शोहरत हो, पूरी तरीके से मशहूर हो, जिनका नाम जनाब APJ अब्दुल कलाम हो, जो कि साइंसदान भी थे यानी साइंटिस्ट भी थे, उनको बुलाया गया था खास मेहमान के तौर पर। कहाँ बुलाया गया था? तो नागालैंड के दीमापुर शहर में। क्यों बुलाया गया था? कौन से कांग्रेस में? तो बालोगयान कांग्रेस में। अच्छा, कब बुलाया गया था? 27 दिसंबर को। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे देख सकते हैं। इस 5 रोजा कांग्रेस के 2 ही मौजूदात थे, यानी इस 5 रोज कांग्रेस चला था, इसके 2 मौजूद यानी 2 इसके विषय थे। कौन कौन थे? एक पॉल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। ये कभी कभी आपके एग्जाम में 2 नंबर में सवाल पूछता है कि बालोगयान कांग्रेस जो कांग्रेस हुआ था उसका कितना मौजूद था, तो आप लिख लीजिएगा 2, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। पूरे मुल्क से 165 1065 में समझिएगा 165 और साथीजा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब कि जो 5 रोजा कांग्रेस हुआ था जिसका नाम था बालोगयान कांग्रेस, इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों से यानी 32 राज्यों से, सूबा मतलब राज्य, 32 राज्यों से, 28 होता है राज्य और 8 होता है वो, तो 28 8 मिला के 36, यानी 36 में से 32 सूबों को चुना गया था और चुन करके 556 तलबा को यानी स्टूडेंट को शिरकत करने का मौका दिया गया था और पूरे मुल्क से 165 उस्ताद ने भी उसमें हिस्सा लिया था, यानी टीचर गए थे। यानी टीचर कितने थे उसमें, उस्ताद कितने थे? तो 165 और स्टूडेंट कितने थे, विद्यार्थी कितने थे? तो 556। कितने सूबों से, कितने राज्यों से? तो 32 राज्यों से। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बच्चों देखो, हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है और हुकूमत ये काम आज के तलबा व तालिबात में बेदारी लाकर करा रही है। नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा व तालिबात पर ही मुल्क के सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। इनके जरिया इनकलाबी सूरत में इस खतरा से बचने के तराकीब करने होंगे। यानी कहने का मतलब कि जो बालोगयान कांग्रेस हुआ था उसमें बच्चों को बताया गया था, लड़कों को बताया गया था, जितने बच्चे वहाँ पे थे, कितने बच्चे थे? तो 556। कितने बच्चे थे? तो 556 बच्चे थे। तो 556 बच्चों को उसमें शिरकत किया गया था। तो उस सभी बच्चों में से उन सभी बच्चों को शिरकत किया गया था। तो उसी में एक भाषण हुआ था, तकरीर हुआ था। उसमें कुछ लोग बोले थे कि देखो बच्चों, हमारे जो मुल्क की जो हुकूमत है ये ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ठीक है, पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है, यानी आंदोलन करने की ज़रूरत है। ये काम हुकूमत जो है आज के तलबा और तालिबात में बेदारी ला करके, उसमें पूरी तरीके से जागरूकता ला करके कराना चाह रही है और करा रही है। नई नस्ल के उभरते हुए जो बालिग हैं, नाबालिग नहीं, बालिग जो तलबा तालिबात हैं यानी स्टूडेंट हैं, वो उन पर हमारे मुल्क की सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। वहाँ के जितने लोग गए थे, जो सीनियर थे, जो बड़े बड़े जो लोग थे, जो स्टेज पे खड़े थे, स्टेज पे बैठे हुए थे, उन तमाम लोगों ने अपना अपना भाषण दिया। इसलिए आगे देखिएगा, मस्कूरा बाला कांग्रेस
मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इन संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा व तालिबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र यह है, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि जो मज़कूरा बाला कांग्रेस था, यानी जो कांग्रेस में गए थे जनाब APJ अब्दुल कलाम, जिसका नाम था बालो ज्ञान कांग्रेस, उस कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जो थे जनाब APJ अब्दुल कलाम, उन संगीन मतलब होता है पेचीदा, यानी ख़तरनाक, जो पेचीदा मसला है, जो ख़तरनाक मसला है, उस मसला को दूर करने, हल करने और उससे बचने की पूरी जिम्मेदारी आजकल के तलबा तालिबात पर दी और कहा कि बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग जो संगीन मसला है, जो बहुत पेचीदा मसला है, इससे बचने के लिए और निपटने के लिए हमारा एक जादुई मंत्र है, एक जादुई नुस्खा है। क्या नुस्खा है? अगर इस पे तुम अमल करोगे तो यकीन मानो कि तुम क्या कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हो। ठीक है, तो वो नुस्खा यह है, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, यानी 10 से 17 साल की उम्र के कोई बच्चा हो जो 20 लाख बच्चा हो, 20 लाख बच्चा, कितने उम्र वाले? तो 10 से 17 साल उम्र वाले, कितने लाख बच्चे? तो 20 लाख बच्चे क्या करेंगे? तो पांचों पेड़ लगा देंगे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे, यानी ग्लोबल वार्मिंग से बच जाएंगे। ये जादुई मंत्र बताए थे, याद रखिएगा। जादुई मंत्र क्या है? तो 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, अगर 20 लाख बच्चे जो कि 10 से 17 सालों की उम्र वाले होंगे, अगर वो 5-5 पेड़ लगा दें तो इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। ये लास्ट में APJ अब्दुल कलाम ने बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसके पूरे सवालात जवाबात के साथ और इसके पूरे फुल नोट्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक खुदा हाफिज़।